हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स का पार्ट 7 देखने वाले हैं। टोटल 8 पार्ट्स में हम मई महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए रिवीजन करना यहाँ से काफ़ी आसान रहेगा। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ और जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन सभी पॉइंट्स को अवश्य पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 23 और इस बार इसका थीम रहा है टर्टल्स रॉक। 2021 मोनाको ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मैक्स वर्स्टैपन वॉन 2021 मोनाको ग्रां प्री। इसको फ्रेंड्स ग्रैंड प्रिक्स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रां प्री। तो देखिए, जो मैक्स वर्स्टैपन है ये बेल्जियम के हैं और रेड बुल के लिए ड्राइविंग करते हैं। तो इन्होंने मोनाको ग्रां प्री जीता है। और ये सभी जो हमने हाल ही में देखी हैं इस साल 2021 में, बहरीन जीपी किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। एमिलिया रोमैग्ना जीपी जीता है फिर से मैक्स वर्स्टैपन ने। पोर्चुगीज जीपी जीती है लुइस हैमिल्टन ने और स्पेनिश जीपी भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। जिनेवा ओपन 2021 किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कैस्पर रूड वॉन जिनेवा ओपन 2021। तो बात हो रही है टेनिस की। तो जेनेवा ओपन जो है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के हैं, इन्होंने ये जेनेवा ओपन जीता है। किसे हराया? डेनिस शेपोवालोव को। और इसी जेनेवा ओपन का जो मेंस डबल टाइटल रहा है ये जॉन पीर्स एंड माइकल वीनस ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन एसबी एनर्जी इंडिया में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टू एक्वायर 100% स्टेक इन एसबी एनर्जी इंडिया। मैंने आपको बताया था कि एक्विजिशन और मर्जर में क्या अंतर रहता है। मर्जर क्या होता है कि दो कंपनीज मिलकर किसी एक नई कंपनी का निर्माण कर रही हैं, उसको फॉर्म कर रही हैं। जैसे कि वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर दोनों मर्ज होकर इन्होंने निर्माण किया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। और एक्विजिशन में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी किसी दूसरी छोटी कंपनी को, जो फाइनेंशियली उससे छोटी कंपनी हो, उसको टेक ओवर कर लेती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को कर लिया था, सन फार्मा ने रेनबैक्सी को कर लिया था। तो देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसने 100% स्टेक एक्वायर करेगा ये एसबी एनर्जी इंडिया में और टोटल डील रहेगी $3.5 बिलियन की। जो ये एसबी एनर्जी इंडिया है ये सॉफ्ट बैंक ग्रुप की सब्सिडरी है। सॉफ्ट बैंक की अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन एंड सीईओ हैं मासायोशी सोन और हेडक्वार्टर्स है टोक्यो जापान में। निम्नलिखित में से किसने एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हॉकी इंडिया वॉन द एटीएन ग्लिचिच अवार्ड। और किसके द्वारा दिया गया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH के दौरान दिया गया है। तो ये अवार्ड किसके नाम पर है? ये अवार्ड है जो आपके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के पहले सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और फिर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका नाम है एटीएन ग्लिचिच, इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड है। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। इनका भी हाल ही में ये अपॉइंटमेंट हुआ, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2020 में हुआ था अपॉइंटमेंट इनका। ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप। तो भारत ने क्यों की है? क्योंकि 2021 की जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है ये भारत की ही पास है। और आपको बता दें इसमें जो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके लिए एक टेलीस्कोप्स नेटवर्किंग का प्रपोजल रखा गया है कि इस तरह से एक टेलीस्कोप्स नेटवर्क सेटअप किया जाए। ब्रिक्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर आप देखिए फ्रेंड्स, एक फ़ायदा ये होता है अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स देखते हैं तो जब भी कोई स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स आता है तो हर बार हम स्टेट के बारे में स्टैटिक जीके कवर करते हैं। तो अगर आप हमारे डेली देखते हैं
तो एक महीने में कोई भी स्टेट मान लीजिए 2-3 बार आ चुका है न्यूज़ में, 2-3 बार आप उस स्टैटिक जीको को पढ़ लेंगे, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। इसी तरह से ये इस महीने में ब्रिक्स दूसरी बार न्यूज़ में आ रहा है, तो अब ये डिटेल में आपको दूसरी बार बता रहा हूँ। तो आप जो हमारे डेली देखते हैं तो उनको तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए ब्रिक्स मतलब आप जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को बाद में 2010 में इसमें ऐड किया गया था, पहले इसको ब्रिक ही बोला जाता था। इसकी पहली मीटिंग 2009 में रशिया में हुई थी। और जो ये ब्रिक एक्रोनिम है इसको जिम ओ'नील इनके द्वारा दिया गया था। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा कि किसके द्वारा ब्रिक ये शब्द दिया गया था। आपको बता दें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता था और इसका हेडक्वार्टर्स है संघाई, चाइना में। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 42% ये ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा जो है इसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ का शामिल है। और जो पूरे वर्ल्ड का जीडीपी है उसका 23% जीडीपी ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा आता है। और टोटल वर्ल्ड की टेरिटरी का 30% ब्रिक्स कंट्रीज़ में है। और टोटल ग्लोबल ट्रेड का 18% ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। राम लक्ष्मण जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक अनुभवी क्या थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। राम लक्ष्मण हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर। और इनका रियल नाम था विजय पाटिल। तो इन्होंने जैसे हम आपके हैं, कौन मैंने प्यार किया, इस तरह की मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया था। काफ़ी फेमस म्यूज़िक कंपोजर थे ये भी नाम याद रखिएगा, विजय पाटिल इनका नाम है। हो सकता है क्वेश्चन विजय पाटिल नाम से हो जाए, लेकिन राम लक्ष्मण के नाम से ये ज़्यादा फेमस थे। हीरो ग्रुप द्वारा कौन सा एडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो हीरो वायर्ड ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि हीरो ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो इंडिया की प्रोफेशनल कम्युनिटी है उनको स्किल बेस्ड गाइडेंस एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जो हीरो ग्रुप है इसने किस किस के साथ कोलैबोरेट किया है? एक तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी और कोडेकेडमी, इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। और हीरो वायर्ड इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं अक्षय मुंजल। एशिया कप का 2021 संस्करण अब किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो द 2021 एडिशन ऑफ द एशिया कप विल नाउ बी हेल्ड इन 2023। तो 2023 में होगा। आपको बता दें कि जो एशिया कप है ये वनडे इंटरनेशनल भी होता है और T20 भी होता है। हर 2 साल के बाद ये, पहले 2 साल जैसे मान लीजिए 2016 में ODI हुआ तो 2018 में T20 होगा, फिर 2020 में ODI होगा, इस तरह से चलता है ये। और आपको पता होगा कि हाल ही में श्रीलंका ने कैंसिल कर दिया। श्रीलंका करने वाला था इसका आयोजन, जो एशिया कप 2021 है। हालांकि ये 2020 में होने वाला था, लेकिन फिर 2021 में कर दिया गया कोरोना की वजह से। फिर अब इसको जो है कैंसिल ही कर दिया था श्रीलंका ने। और आपको बता दें 2018 के बाद से अभी तक कोई भी एशिया कप नहीं हुआ है। इससे पहले आपको मैंने बता दिया कि हर 2 साल में होता है एशिया कप, ODI टूर्नामेंट भी है और T20 टूर्नामेंट भी है। और पिछले 2 एडिशन भारत ने जीते हैं, 2016 का भी और 2018 का भी। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर सब्सिडी 6,000 रुपये प्रति टन से घटाकर कितने रुपये प्रति टन कर दी है? सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्लैश्ड सब्सिडी ऑन शुगर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ₹6,000 पर टन टू ₹4,000 पर टन। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको। और इसमें 2020-21 मार्केटिंग ईयर के लिए गवर्नमेंट ने जो है 6,000 रुपये पर टन की सब्सिडी फिक्स की थी, लेकिन अब इसको 4,000 रुपये पर टन की कर दी गई है। आपको बता दें कि इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद, यानी पहले नंबर पर ब्राज़ील है शुगर प्रोडक्शन में और दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। किस राज्य ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार स्टेट लॉन्च्ड द हिट कोविड ऐप। देखिए, होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए बिहार सरकार ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है। हिट का मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। इस ऐप का प्रयोग करके जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का पूरा डेटाबेस तैयार करेंगे और इस हिसाब से तय हो पाएगा कि किस मरीज को एडमिट करना है,
किसे होम आइसोलेशन में ही रहने देना है। इस ऐप को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, कैपिटल है पटना और गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार से जुड़े हाल ही के अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को रिक्रूट करने में बिहार देश में पहले नंबर पर है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कबरताल ये बिहार की पहली रामसर साइट बन गई है। और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप इन दोनों को ही लॉन्च किया है। साथ ही बिहार सरकार ने UNEP के साथ एक लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए एक MOU साइन किया है। साथ ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम है कलरव, इसको नागी नकटी बर्ड सेंचुरी यहाँ पर इनोग्रेट किया था। ये सभी हमने MCQs फॉर्मेट में भी किए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चीतास वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि चीतास टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन नवंबर आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। देखिए, 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत में। अब इनको साउथ अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा नवंबर में इस साल। और आपको बता दें कि लास्ट बार छत्तीसगढ़ में इन्हें स्पॉट किया गया था 1947 में, जिसके बाद इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि जो चीता है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN इसकी लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो एसिनोनिक्स जुबैटस इसका साइंटिफिक नेम है। एंड चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ, सबसे तेज पशु है ये धरती पर। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। शाजी NM हैज बीन अवॉर्डेड द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। तो जो शाजी NM है इनको ट्यूबरमैन ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है और इनको ये पुरस्कार दिया गया है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। किस कैटेगरी में? कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, इस कैटेगरी में 2 लाख का कैश प्राइज इनको यहाँ पर मिला है। प्रतिष्ठित FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रेसिडेंट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो V कार्तिकेयन पांडियन हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड। देखिए, जो V कार्तिकेयन पांडियन है ये IAS ऑफिसर हैं और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। तो इनको FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया है। आभासी सम्मेलन में भाग लेने वाले धोखेबाजों का पता लगाने के लिए किस IIT ने एक उपकरण जिसका नाम फेक बस्टर है इसको विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो IIT रोपड़ इन पंजाब has developed a tool fake buster to detect imposters attending a virtual conference। तो देखिए, जो IIT रोपड़ है ये पंजाब में है। इसने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर जो है डेवलप किया है। किस लिए? ताकि आपने देखा होगा कि जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उनमें पता तो चलता नहीं है क्योंकि सब ऑनलाइन चल रहा होता है, तो कोई भी उसमें बैठ जाता है और किसी और का फेस उसमें डिजिटली लगा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर धोखा दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है डीप फेक टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा जैसे जो आपके ये बीजेपी के लीडर हैं मनोज तिवारी, तो इनका भी एक बार इस तरह का डीप फेक वीडियो बनाया गया था जिसमें कि ये हरियाणवी बोलते हुए दिख रहे हैं और पंजाबी बोलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल कोई और रहा था लेकिन उनका फेस उस पर ओवरलैप कर दिया था। तो इस तरह से बनाया जाता है डीप फेक वीडियो कि आपके फेस और आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल उन्हीं शब्दों के साथ चलता है, किसी और के फेस पर आपका फेस ओवरलैप कर दिया जाता है और आवाज़ भी बिल्कुल वैसी ही बना दी जाती है। तो इसको बोलते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। कई तरह की ऐप्स भी इसमें आती हैं, तो इससे बहुत बड़ा खतरा है आज के टाइम में भी और हमेशा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, इससे ब्लैकमेलिंग भी होती है, चाहे वो फीमेल्स की ब्लैकमेलिंग हो, ठीक है, किसी का फेस किसी पर लगा दिया जाता है, या फिर आप रिलीजियस अगर सेंटिमेंट्स की बात करें
तो किसी व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए कोई एब्यूज़ कर रहा है किसी रिलीजन को, तो वहाँ पर किसी नेता का अगर फेस लगा दिया जाए तो फिर से एक दिक्कत हो सकती है। तो इसको बोलते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। PR श्रीजेश, जिन्हें FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। PR श्रीजेश, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ FIH एथलीट्स कमिटी, इज एसोसिएटेड विद हॉकी। तो ये भारतीय टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। इनको FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की एथलीट्स कमिटी का सदस्य बनाया गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसका मतलब। और इन्हीं के साथ श्रीजेश परट्टू, मार्लेना रायबाचा, मोहम्मद मियां और मैट स्वान को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी जो रूल्स कमेटी है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं स्टीव हॉर्गन। और आपको हाल ही में बताया था कि नरेंद्र बत्रा, इनको FIH का प्रेसिडेंट फिर से नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी यूनियन बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जिसका मुख्यालय किस राज्य में है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। द RBI हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑन सिटी यूनियन बैंक विच इज हेडक्वार्टर्ड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है ये सिटी यूनियन बैंक और 1 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक पर लगाया है। इसी के साथ साथ नूतन नागरिक सहकारी बैंक जो अहमदाबाद में, इसमें 90 लाख का लगाया है, 90 लाख का लगाया है। और डैमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि पुणे में है, इस पर 10 लाख का लगाया है, 10 लाख का लगाया है। साथ ही RBI ने हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी 2 करोड़ का फाइन लगाया था। ICICI बैंक पर भी हाल ही में 3 करोड़ का फाइन लगाया था और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी 2 करोड़ का फाइन लगाया था। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी 2 करोड़ का फाइन लगाया था। तो ये इसी साल के हैं। अटलांटिक महासागर में बनने वाले 2021 के पहले तूफान का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आना is the name of the first storm of 2021 that made appearance in the Atlantic Ocean. तो अटलांटिक ओशन में पहला जो इस साल का जो हरिकेन बन रहा है, आना इसका नाम है, इसको नाम दिया गया है आना। किसी भी स्टॉर्म को तब नाम दिया जाता है जब वो कम से कम जो उसकी विंड स्पीड है वो 39 माइल्स पर आवर्स की रहती है। और इसके बाद वाले कौन कौन से आने वाले हैं? अगले वाले का नाम होगा बिल और उससे अगले का नाम होगा क्लाउडेटे। एमिलिया रोमैग्ना ओपन किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कोको गॉफ वॉन एमिलिया रोमैग्ना ओपन। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की हैं और इन्होंने वैंग क्वांग जो कि चाइना की हैं, इनको हराया है। और ये टूर्नामेंट इटली में हुआ है और इसमें विमेंस डबल का टाइटल भी जीता है कोको गॉफ एंड कैटी मैकनेली ने। तो ये जो ये एमिलिया रोमैग्ना है, ये प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है। निम्नलिखित में से किसने कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो निहाल सिंह आदर्श हैज डेवलप्ड कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम। तो आप इनको देख सकते हैं, ये इनकी मदर है जो कि ये कोविड फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर हैं ये। तो देखिए निहाल सिंह आदर्श ये मुंबई से हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। तो इन्होंने कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम बनाया है। आपको पता होगा कि जो PPE किट्स होती हैं, PPE का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये भी याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये PPE किट्स पहन के रखते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स काफ़ी गर्मी लगती है क्योंकि पूरी तरह से बंद रहती है। तो इसमें वेंटिलेशन की सुविधा देने के लिए, किसी तरह से हवा इनको कूल एयर मिल सके, उसके लिए इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। इस तरह का ये इक्विपमेंट है कोवटेक। तो इसको इस तरह से टाइट किया जा सकता है वेस्ट में और यहाँ पर फैन की भी सुविधा इसमें दी गई है। किस मंत्रालय ने योग के साथ रहें घर पर रहें विषय के तहत 5 वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड अ सीरीज ऑफ 5 वेबिनार्स अंडर द थीम ऑफ बी विद योगा बी एट होम। और इसके तहत इसने द आर्ट ऑफ लिविंग द योगा इंस्टीट्यूट और अरहम ध्यान योग
और कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट, इन सभी के साथ कोलैबोरेट किया है। साथ ही आपको बता दें कि आयुष मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं ये हैं श्रीपद येशो नाइक, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को 9 नवंबर 2014 में गठित किया गया था। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये सभी इनिशियल्स से बनाया गया है ये पूरा नाम। भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इंडिया एंड इजराइल साइंड अ 3-year वर्क प्रोग्राम फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर 3 साल के लिए 2021 से 2023 के लिए इंडिया और इजराइल एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेशन करेगा। वैकल्पिक निवेश कोष यानी AIF और उद्यम पूंजी कोष की नई विदेशी निवेश सीमा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बैंकिंग एग्जाम वालों के लिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो $1500 million इज द न्यू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। देखिए, जो मार्केट रेगुलेटर है हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, इसने जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स की जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसको डबल कर दिया है। अब कितना कर दिया है? $1500 million। पहले ये लिमिट $750 million थी। आपको बता दें, अब समझिएगा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि इसको जो आपका ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन एक्ट 2012 है, इसके रेगुलेशन 2 सेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत इसको रखा गया है। देखिए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आखिर होता क्या है? देखिए, बेसिक इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हम जानते हैं, स्टॉक मार्केट में कर लिया हमने, बॉन्ड्स में कर लिया या फिर गोल्ड में कर लिया। लेकिन इनके अलावा जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उसी को बोला जाता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो इसमें आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे कि रियल इस्टेट हो गया, हेज फंड्स हो गया, और प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गया, डेट सिक्योरिटीज़ हो गया। तो इनमें यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो उनसे जो है मनी पूल की जाती है और तब इस तरह के प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। साथ ही वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होता है? देखिए, वेंचर कैपिटल क्या होती है? मान लीजिए कोई स्टार्टअप है और लगता है कि हाँ वो कुछ अच्छा ग्रो करेगा, तो कोई भी जो पूंजीपति है, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई मान सकते हैं कि कोई प्राइवेट प्लेयर है, तो वो उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा ताकि वो ग्रो करे, ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके और लॉन्ग टर्म में उसको जो जिसने इन्वेस्ट किया है उसको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। AI संचालित ऑनलाइन खाता खोलने के लिए किस बैंक ने हाइपरवर्ज के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद हाइपरवर्ज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो इसमें इतना ही है जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति द्वारा आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए CBDT द्वारा निर्धारित नई समय सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो September 30, 2021 is the new deadline set by the CBDT to file income tax returns for assessment year 2021-22 by individual। तो देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है यानी CBDT है, तो इसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मिली पावर जो है, सेक्शन 119 के तहत जो इसको पावर मिली है, तो उसके तहत इसने इस लिमिट को बढ़ा दिया है। मतलब जो टाइमलाइन है टैक्स, जो इनकम टैक्स रिटर्न करने का जो समय सीमा है, उसको 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2021 कर दिया है। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज वॉन बाय डेविड क्लेनरमैन एंड शंकर बालासुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स, शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन को 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज मिला है। फ्रेंड्स, ये स्पेलिंग आप याद रखिएगा SSC एग्जाम में, और कई या यहाँ तक कि एक बार UPPCS में पूछा गया था, जो CSET का पेपर होता है, मिलेनियम
यहाँ पर स्पेलिंग आपको बतानी थी उसमें कि कौन सी स्पेलिंग सही है। 4 स्पेलिंग दी गई थी मिलेनियम की, और तो इसमें आप याद रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। देखने में तो लगता है कि हमें पता है, लेकिन अगर एक एल यहाँ पर आप मिस कर दो या फिर एन आप यहाँ पर हटा दो, रिमूव कर दो, तो थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। तो याद रखिएगा मिलेनियम की स्पेलिंग। अच्छा, बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। तो ये प्राइज़ इन्हें सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के विकास के लिए दिया गया है। तो इनके द्वारा विकसित की गई इस टेक्निक की वजह से अब डीएनए को सुपरफास्ट टाइम में भी पढ़ा जा सकता है। ये पुरस्कार हर साल में टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड द्वारा दिया जाता है और इसमें 1 मिलियन यूरो की धनराशि दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन एनआरआई खाता खोलने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की पेशकश करने वाला पहला लघु वित्त बैंक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो Equitas Small Finance Bank has become the first small finance bank to offer online process for NRI account opening. So Small Finance Bank NRIs को स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर का प्रयोग कर अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, और ऐसा करने वाला यह देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। अगर हम बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं वासुदेवन पतंगी नरसिम्हन। हेडक्वार्टर्स है चेन्नई तमिलनाडु में। अड्डू शहर जहां भारत अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा किस देश में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अड्डू सिटी वेयर इंडिया विल ओपन इट्स न्यू कंसुलेट जनरल इज लोकेटेड इन मालदीव्स। देखिए, जो ये अड्डू सिटी है या अद्दू सिटी आप जो भी कहना चाहें, ये काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि भारत यहाँ पर काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसलिए आपको जानना चाहिए कि ये कहाँ पर है। ये मालदीव्स में है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत द्वारा मालदीव्स के अड्डू शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है। देखिए, एम्बेसी और कंसुलेट जनरल में अंतर होता है। जो एम्बेसी होती है वो एक बड़े लेवल का ऑफिस होता है, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो एक परमानेंट मिशन होता है किसी भी कंट्री का, और ज़्यादातर वो कोई देश है तो उसकी जो राजधानी है वहाँ पर लोकेट होता है। जबकि जो कंसुलेट जनरल होता है ये थोड़ा एम्बेसी का एक छोटा रूप आप समझ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट ही रहे, टेम्परेरी बेसिस पर भी इसको स्थापित किया जाता है। और जो ज़्यादातर टूरिस्ट सिटी होती है किसी दूसरे देश की, वहाँ पर इसको सेटअप किया जाता है। तो वीज़ा रिलेटेड जो भी आपके काम होते हैं, ट्रेड रिलेशन जो होते हैं, माइग्रेंट, टूरिस्ट, इन सभी से संबंधित जो भी काम होते हैं उसको कंसुलेट जनरल देखता है। बात करें अगर मालदीव्स की, तो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, कैपिटल है माले, यहाँ के लेजिस्लेचर को बोला जाता है पीपल्स मजलिस। साथ ही करेंसी है यहाँ की मालदीवियन रुपया। और आपको ये जानना चाहिए कि दिवेही, जो दिवेही है ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो कि मालदीव्स में और लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में बोली जाती है। केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तनीय महंगाई भत्ता VDA में संशोधन के बाद केंद्रीय क्षेत्र के श्रमिकों की मासिक आय कितने रुपए तक बढ़ जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। After revising the variable dearness allowances by the central government, the monthly income of the central sphere workers will go by 210 rupees. तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसने जो भी सेंट्रल स्फेयर के वर्कर्स जो होते हैं इनका डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया है। पहले 105 रुपये था, अब इसको बढ़ाकर 210 रुपये पर मंथ कर दिया गया है, और इससे लगभग 1.5 करोड़ वर्कर्स को लाभ मिलेगा, और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा, यानी कि इसको पिछले महीने से इसको लागू किया जाएगा। तो जो इनकी सैलरी है, जो भी इनको सैलरी मिलती है, तो उसमें 210 रुपये अब जो है आप इजाफा कर सकते हैं। पहले 105 था, अब ये 210 हो गया है। आपको बता दें कि जो ये वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेज है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी CPI-IW के बेसिस पर इसको रिवाइज किया जाता है, और जो ये CPI-IW है इसको कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो। अच्छा, जो ये सेंट्रल स्फेयर के वर्कर्स हैं, इनका मतलब क्या है? आपने देखा होगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें जो भी माइनिंग वर्कर्स होते हैं, या फिर जब रोड कंस्ट्रक्ट होती है उसमें जो लोग कार्य कर रहे होते हैं, ऑयल फील्ड्स में जो कार्य कर रहे होते हैं, जो कैजुअल वर्कर्स आप कह सकते हैं, तो इन लोगों को बोला जाता है सेंट्रल स्फेयर वर्कर्स। तो लेबर मिनिस्टर हैं संतोष गंगवार और चीफ लेबर कमिश्नर हैं DPS नेगी।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन सा राज्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गुजरात इज द टॉप रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। जानते हैं, देखिए इस पूरी डिटेल में जो मैं आपको बताऊंगा यहीं से 3-4 क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। देखिए अब तक की हाईएस्ट एफडीआई भारत को मिली है, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये मिली है 81.72 बिलियन यूएस डॉलर की। कब? जो फाइनेंशियल ईयर आपका 2020-21 रहा है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की तुलना में 10% ये ज़्यादा है। और टॉप इन्वेस्टर कौन रहा है? सबसे ज़्यादा एफडीआई है सिंगापुर से आई है, उसके बाद फिर यूएसए और तीसरे नंबर पर मॉरिशस। किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत ने रिसीव की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और तीसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर। और गुजरात यहाँ पर टॉप रेसिपिएंट स्टेट रहा है एफडीआई जिसको सबसे ज़्यादा मिली है, उसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। देखिए दो चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा एफडीआई और एफपीआई। एफपीआई मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर होता है? एफडीआई का मतलब तो ये है, मान लीजिए कोई एक्स है, कोई एक्स एंटिटी है, तो वो किसी दूसरे देश में जाकर अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर रही है या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। या फिर जो एक्विजिशन होता है या मर्जर होता है विदेश में जाकर आप करते हैं, उसको बोलते हैं एफडीआई। जैसे कि वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट में 77% जो स्टेक हैं उसको एक्वायर किए थे, तो वो एफडीआई के अंतर आता है। जबकि एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब होता है आप दूसरे देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो एफपीआई है ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि जो एफडीआई है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। आप जो है अपने पैर जमाना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में। किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो जेन गुडाल हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द 2021 विनर ऑफ द टेम्पल्टन प्राइज। तो काफ़ी फेमस हस्ती हैं ये। तो इन्हें एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी के लिए जो ये कार्य करती हैं उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और ये क्या है? ये प्राइमेटोलॉजिस्ट है। प्राइमेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो गोरिल्लाज होते हैं और ओरेंगुटन्स होते हैं, चिंपैंजीज होते हैं, लेमूर्स होते हैं, इनके बारे में स्टडी करता है। और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप जानते होंगे कि जो ह्यूमैनिटी की स्टडी करता है, मानव वैज्ञानी होता है, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। अच्छा, अगर आप इनकी जीन की अगर आप यूट्यूब पर भी वीडियो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा काम इन्होंने चिंपैंजीज के लिए किया है। जब ये एक तो काफ़ी फेमस वीडियो भी है इनकी, आप ज़रूर देखिएगा। ये फॉरेस्ट में एक चिंपैंजी को रिलोकेट कर रही है, उसको छोड़ रही है, शायद वो घायल हो गया था उसके बाद। और आप देखेंगे कि वो चिंपैंजी जंगल में जाने से पहले काफ़ी बहुत खूबसूरती से इनके गले लगता है। तो मतलब इतना इमोशनल वो हो जाता है। तो कोई एनिमल तभी इतना इमोशनल होता है जब उसकी केयर बहुत अच्छे से की गई हो। तो काफ़ी अच्छा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अशोक कुमार इज द ओनली इंडियन रेफरी टू ऑफिशिएट इन रेसलिंग मैचेस ऑफ द टोक्यो ओलंपिक गेम्स। तो देखिए जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं तो उसमें अशोक कुमार ये रेसलिंग के मैचेस में रेफरी के तौर पर भूमिका निभाएंगे और ऐसा करने वाले ये इकलौते भारतीय हैं। तो हाल ही में जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, इन्होंने रेफरीज की लिस्ट जो जारी की है उसमें अशोक कुमार जी का नाम है। किस राज्य ने घर में आइसोलेटेड कोविड रोगियों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हरियाणा लॉन्च्ड संजीवनी परियोजना फॉर होम आइसोलेटेड कोविड पेशेंट्स। तो जो भी माइल्ड सिम्टम्स वाले जो रोगी हैं जो अपने घर पर आइसोलेट हुए हैं तो उनको मेडिकल केयर, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो करनाल डिस्ट्रिक्ट से अभी इसको स्टार्ट किया है और अब ये सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को हरियाणा गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? डेलॉयट इंडिया के साथ मिलकर। जिनका भी आ गया हरियाणा पीसीएस का पेपर होने वाला है तो याद रखिएगा किसके साथ मिलकर किया है? डेलॉयट इंडिया। स्टेट में इस तरह की पूछ ली जाते हैं स्टेट एग्जाम जो होते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है, कैपिटल चंडीगढ़ है। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि हरियाणा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिम्बर्स जीएसटी ऑन कोविड रिलेटेड डोनेशंस।
तो कोविड रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स कोई दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उस पर जो जीएसटी लगा है उसको उस पर रिम्बर्स कर रही है, यानी उसको वापस दे दे रही है। सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सुबोध कुमार जायसवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर। तो सीबीआई के डायरेक्टर बने, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर बने सुबोध कुमार जायसवाल। ये सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल और महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। आपको बता दें कि ये 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। किस कमेटी ने सेलेक्ट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं एनवी रमन्ना, और जो अपोजिशन के लीडर हैं लोकसभा में रंजन चौधरी। तो यही सेटअप होता है, प्रधानमंत्री होने चाहिए, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने चाहिए, और जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका जो लीडर है लोकसभा में वो होता है। तो ये पूरा सेटअप होता है। आपको बता दें सीबीआई के बारे में कि सीबीआई का जो है 1963 में इसको सेटअप किया गया था। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ला दिया गया है। और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से इसको जो है अपना जो कार्य करने की जो पावर्स हैं वो मिलती हैं। तो याद रखिएगा किस एक्ट के थ्रू इसको मिलती हैं। ये है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। अच्छा, ये भी आपको जानना चाहिए कि सीबीआई का जो गठन हुआ था वो संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था, और इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं इनको 2 साल का टेन्योर दिया जाता है, और इनका 2 साल का कार्यकाल दिया जाता है। ट्राइफेड ने जनजातीय समूहों में वन धन पहल को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। So TriFed has partnered with नीति आयोग for implementing the वन धन initiative in tribal clusters। तो जो 39 ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर जो है ये ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये वन धन योजना को जो है प्रसारित करेगी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आप जानते होंगे कि नीति आयोग का ये कार्यक्रम है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, ये है क्या वन धन योजना आखिर है क्या? देखिए, जो आप जानते हो कि जो ट्राइबल पीपल हैं तो ये वन संपदा से जो उत्पाद बनाते हैं, जो भी वनों से जो हमको प्रोड्यूस मिलता है, जो प्रोडक्ट उत्पाद मिलते हैं, तो उनसे फिर ये कई तरह के उत्पाद बनाते हैं। जो भी हमको रॉ मटेरियल मिलता है वन से, उससे फिर ये कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि शहद बनाते हैं, कई सारी जड़ी बूटियों से ये मेडिसिन भी बना देते हैं। तो इस तरह के जो उत्पाद बनाते हैं तो उनको ब्रांडिंग देना, उनको मार्केटिंग प्रोवाइड करना, ये काम है ट्राइफेड का। किस योजना के तहत? वन धन ट्राइबल स्टार्टअप के तहत। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रॉ मटेरियल इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है और इससे इन्होंने कई सारी जड़ी बूटी या फिर मसाले इस तरह की चीज़ें बना देते हैं। तो इसकी ब्रांडिंग भी करनी होती है, मार्केटिंग भी करनी होती है। तो इसलिए वन धन योजना को लागू किया गया था और इसको ट्राइफेड द्वारा संचालित किया जाता है। ट्राइफेड की अगर बात करें तो इसके चेयरमैन रमेश चंद्र मीना है, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर कृष्ण है, और 1987 में ट्राइफेड को स्थापित किया गया था। टीडीबी राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किस स्टार्टअप को मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज रिसीव्ड टीडीबी नेशनल अवार्ड 2021। तो किस लिए मिला है? जो ये ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज है इसको नेशनल अवार्ड 2020 मिला है। किसकी तरफ से? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने CO2 का केमिकल्स और फ्यूल्स में कमर्शियल सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कराया है। और जो ये ब्रीथ अप्लाइड साइंस है ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, तो इनका ये एक स्टार्टअप है। आशुतोष चौधरी ने किस बैंक के चीफ रिस्क अफसर या ऑफिसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आशुतोष चौधरी हैज एज्यूम्ड चार्ज एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। और अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो MD एंड CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव और हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। किस कंपनी ने कॉर्ड वीटा प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो TCS कोड वीटा प्रोग्रामिंग कंपटीशन हैज वॉन अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल। तो किस लिए जीता है? देखिए, TCS कोड वीटा
ये एक इनका वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपटीशन है जिसको TCS द्वारा कराया जाता है, और इसमें इस बार 34 देशों के 1,36,054 प्रतिभागियों ने इसमें जो है प्रतिभाग किया है, तो इसलिए इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है। तो इसमें क्या है, जो भी पार्टिसिपेंट इसमें भाग लेते हैं वो अपना प्रोग्रामिंग स्किल्स दिखाते हैं। TCS की अगर हम बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजेश गोपीनाथन, चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन। 2020-21 ला लीगा का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एटलेटिको मैड्रिड टीम वॉन द 2020-21 ला लीगा टाइटल। किसे हराया है? रियल वैलाडोलिड को इन्होंने हराया है। तो जो ये ला लीगा है ये एक स्पेनिश जो फुटबॉल लीग है उसका ही एक हिस्सा है, उसका ही एक टूर्नामेंट है, मेंस इसमें खेलते हैं, ठीक है। तो पुरुषों का ये टूर्नामेंट है, फुटबॉल से जुड़ा है, ये आप याद रखिएगा। किया ने भारत में आधिकारिक तौर पर किया मोटर्स से किया इंडिया में अपना नाम बदल दिया है। आपको बताना है कि जो ये किया है इसका मुख्यालय किस देश में है, जो ये ऑटोमेकर है, तो इसका जो मुख्यालय है ये साउथ कोरिया में है। तो देखिए पहले इसको किया मोटर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत में अब इसने अपना नाम किया इंडिया कर दिया है। तो ये साउथ कोरियन एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स सियोल जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है यहाँ पर स्थित है। कौन सा मंत्रालय कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। So Ministry of Power will set up a national mission on use of biomass in coal-based thermal power plants. तो देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो ये नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इसको जो सेटअप करेगा, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या है इसका समाधान करना और जो ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना। साथ ही थर्मल पावर प्लांट से जो कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन पाने के लिए को फायरिंग लेवल को वर्तमान 5% से बढ़ाकर एक हायर लेवल पर ले जाना। RK सिंह जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किस किस के? एक तो पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन्हीं के पास है। और जो ये आपका जो मिशन रहने वाला है कम से कम 5 साल तक के लिए ये रहेगा। बाबा गौड़ा पाटिल जिनका हाल ही में निधन हो गया वे पूर्व में क्या थे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाबा गौड़ा पाटिल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए ये जो कर्नाटक की बेलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से लोकसभा लोकसभा में सांसद रह चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। 1998 में बीजेपी से संबंधित थे, हालांकि बाद में इन्होंने इस पार्टी को क्विट कर दिया था। और ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट इस पद पर रह चुके थे। डेम सिंडी कीरो को किस देश की गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डेम सिंडी कीरो विल बी न्यूजीलैंड्स नेक्स्ट गवर्नर जनरल और इस पद पर काबिज होने वाली ये चौथी महिला है और पहली मौरी महिला है। न्यूजीलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डर्न, कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने 1893 में यानी 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए जानने वाली बात यह है मॉरिस। तो मॉरिस जो है ये न्यूजीलैंड के इंडिजिनस या एथनिक पीपल होते हैं और इनका एक सेरेमोनियल डांस भी होता है हक्का। ये काफ़ी फेमस है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हक्का डांस किससे संबंधित है? तो हक्का डांस मॉरिस पीपल से संबंधित है। और मॉरिस पीपल कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हैं आपके न्यूजीलैंड में। आयुष्मान भारत योजना को किस राज्य की आरोग्यश्री योजना के साथ एकीकृत किया गया है यानी इंटीग्रेट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आयुष्मान भारत स्कीम हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद तेलंगानास आरोग्यश्री स्कीम। देखिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी
ये रिस्पॉन्सिबल है आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने तेलंगाना राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ MOU साइन किया है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत स्कीम को तेलंगाना की जो आरोग्यश्री स्कीम है इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और अब तेलंगाना में इस स्कीम का नाम आयुष्मान भारत PMJ आरोग्यश्री स्कीम ये रहेगा। अगर हम बात करें इस स्कीम की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि एक फ्री हेल्थ केयर कवरेज स्कीम है जिसमें कि 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर का फ्री हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराया जाता है। किस लिए? सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। देखिए हेल्थ सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी मतलब होता है जब आपको छोटी मोटा कुछ हो जाता है, जैसे कोल्ड हो गया या और कोई हो गया तो आप लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। फिर प्राइमरी में मान लीजिए वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है एक हायर लेवल में जाने के लिए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तब आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं या फिर ब्लॉक लेवल पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद भी अगर बात ना बने तो आप जाते हैं टर्सरी सेंटर पर। टर्सरी सेंटर यानी कि जहाँ पर बड़े ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे बड़ी सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी हो गया या फिर इस तरह की जो डिजीज़ होती है जिनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं टर्सरी केयर सिस्टम। और इसमें जो है जो आपकी ये PMJ स्कीम है, इसमें जो हेल्थ सर्विसेज है ये जो भी इस स्कीम के तहत जो इम्पैनल्ड पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों के लिए वैलिड है, तो दोनों में आप इसको पा सकते हैं सर्विस को। और साथ ही कब लॉन्च हुआ था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। और इसका मकसद क्या है कि देश के 50 करोड़ लोगों को फ्री हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड कराना। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस स्कीम को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके जो CEO हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, ये है RS शर्मा। जनरली आपको RS शर्मा देखने के लिए मिलेगा, पूरा नाम है इनका राम सेवक शर्मा। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर है K चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, कैपिटल है हैदराबाद। अगर हम तेलंगाना से जुड़े कुछ स्टैटिक जीके की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कावल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, केबियार नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क और नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये सभी तेलंगाना में लोकेटेड हैं और आपके स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ले जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन। साथ ही हाल ही में हमने तेलंगाना गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो एक हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट, इसको बैन कर दिया है। हर्बिसाइड मतलब कि हर्बिसाइड उसके लिए यूज़ किया जाता है जैसे आपने कोई फसल आपने बोई है तो उसमें जो अनवांटेड जो तिनके आप कह सकते हैं या फिर इस तरह के जो घास फूस हो जाते हैं तो उसको जो है नष्ट किया जाता है हर्बिसाइड से। रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी has become the first Indian to win Rudolf Schindler Award। तो पद्म भूषण से सम्मानित और AIG हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, इन्हें मिला है रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी, इसके द्वारा दिया गया है और ये पहले इंडियन बन गए हैं जिनको इस तरह का कोई अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एंडोस्कोपी के सेक्टर में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। आपको बता दें भारत में एंडोस्कोपी को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर रेड्डी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए इस तरह से होती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके इंटरनल ऑर्गन में कोई समस्या हो और उसका पता ना चल पा रहा हो, तब इस तरह की एक ट्यूब आपके उसमें मतलब बॉडी में इंसर्ट की जाती है। कैमरा भी उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होता है तो उससे कंप्यूटर में दिखता रहता है कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है अंदर। तो इसको 2 तरह से इंसर्ट किया जाता है बॉडी में, या तो माउथ से या फिर एनस से। और इसी पर बेस्ड हमारा आज का असाइनमेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। SSC में भी पूछा गया है और स्टेट PCS एग्जाम्स में भी पूछा गया है, देखेंगे उसको बाद में। कौन सा मंत्रालय
विदेश मंत्रालय के सहयोग से 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल सेट अप वन स्टॉप सेंटर्स इन 9 कंट्रीज इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो देखिए, जो ये वन स्टॉप सेंटर्स हैं तो इनको विदेशों में सेटअप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। किसके सहयोग से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सहायता से। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही इसको फंडिंग करेगी। तो इसका मकसद क्या है कि जो भी पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस में महिलाएं जो वायलेंस का शिकार हो रही हैं उनको सपोर्ट करना। और कौन कौन सी 10 कंट्रीज चुनी गई हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई एंड सऊदी अरब। साथ ही मिनिस्ट्री ने यह भी अनाउंस किया है कि निर्भया फंड से इसमें 74 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा, जो भी रेप विक्टिम्स हैं और माइनर्स हैं उनके लिए। निर्भया फंड के बारे में आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1000 करोड़ रुपए का ये फंड है जिसको कि 2013 के बजट में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था। तो इसका मकसद यही है कि जो विमेन सेफ्टी है, उनकी एम्पावरमेंट, सिक्योरिटीज़ और जो गर्ल चिल्ड्रन हैं उनके विकास के लिए इस फंड का यूज़ किया जाता है। गिलर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गिलर्मो लासो इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। तो यह है इक्वाडोर। ये साउथ अमेरिका है पूरा, ये सेंट्रल अमेरिका है और ऊपर है फिर नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वाडोर है बिल्कुल। और इक्वाडोर की अगर हम बात करें तो कैपिटल है क्विटो, करेंसी है यूएस डॉलर। और आपको बता दें कि इक्वाडोर में ये गैलापागोस आइलैंड भी आता है, पैसिफिक ओशियन में है। तो ये हाल ही में किस लिए चर्चा में था? क्योंकि आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, इसका नाम है डार्विन्स आर्च। तो ये गैलापागोस आइलैंड में है और ये अब जो है कोलैप्स कर गया है। तो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये कि जो डार्विन्स आर्च है ये किस आइलैंड में लोकेटेड था? तो ये है आपका गैलापागोस आइलैंड में। दूसरा ये कि जो गैलापागोस आइलैंड है ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है? तो ये इक्वाडोर का हिस्सा है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो शिव शंकर मेनन is the author of the book titled India and Asian Geopolitics, the Past Present। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर किस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर बलबीर सिंह सीनियर। मोहाली का नाम आपने सुना होगा, पंजाब में है। तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम अब बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया इनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। और अब इस स्टेडियम का नाम होगा ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। और आपको बता दें कि जो भारतीय हॉकी है, जो 3 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो तीनों बार ये उसका हिस्सा रहे हैं, लंदन में भी, हेलसिंकी में और मेलबर्न में। साथ ही 1975 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम रही है उसके मैनेजर और चीफ कोच भी ये रहे हैं। और 1957 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1971 के युद्ध नायक कर्नल पंजाब सिंह, जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया, इनको उसी वर्ष किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कर्नल पंजाब सिंह, द 1971 वॉर हीरो हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस, वॉज अवॉर्डेड वीर चक्र इन द सेम ईयर, यानी 1971 में ही इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो कर्नल पंजाब सिंह, इन्होंने 1971 का इंडिया पाक वॉर जो हुआ है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और आपको बता दें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वीर चक्र क्या है? ये 3rd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और 24 दिसंबर 1971 को इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अच्छा, आपके लिए जानना जरूरी है ऑपरेशन कैक्टस लिली किससे संबंधित है? तो 1971 का जो वॉर था उसमें इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। निम्नलिखित में से कौन 5 मिलियन युवाओं को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में युवा योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो CBSE will train 5 million youth as young warrior in fight against COVID-19।
तो देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE 5 मिलियन यंग पीपल को यंग वॉरियर कैंपेन में जो है इनको शामिल करेगा। तो इसका मकसद यही है, जो भी मिथ है इससे जुड़े हुए कोविड-19 की वैक्सीन से रिलेटेड या फिर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए, या फिर जो हेल्थ और एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, या फिर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, तो इस तरह के बारे में जो है लोगों को जागरूक करेगा। और इसमें CBSE का साथ देगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और युवा यूनिसेफ। आपको बता दें CBSE के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा और हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 2020-21 मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जॉर्डन क्लार्कसन वॉन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन 2020-21 मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जॉर्डन क्लार्कसन ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने जीता है NBA 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये यूटा जैज के लिए खेलते हैं। आपको बता दें कि जो ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है ये एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। तो इसमें 30 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, 29 यूनाइटेड स्टेट्स से और 1 कनाडा से। नेहरू, तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अवतार सिंह बसीन इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। फ्रेंड, जब भी आपका एग्जाम होगा SBI का, SBI कलर का या फिर और कोई आने वाला एग्जाम होगा, तो उससे पहले जितने भी बुक्स जनवरी से लेकर अब तक की लॉन्च की गई हैं इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इसलिए आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि बुक्स एंड ऑथर्स के ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। एक साथ इनका कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फियामी नाओमी मतफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फियामी नाओमी मतफा हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ समोआ। तो ये है समोआ पैसिफिक ओशन में और ये दोनों द्वीप इसी के पार्ट हैं। तो उपोलू और सवाई ये दोनों इसी के पार्ट हैं। और समोआ की अगर हम बात करें तो कैपिटल है एपिया और करेंसी है समोआ तारा। क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा और अनुसंधान के लिए किस कंपनी ने भारत में 11 शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो IBM हैज पार्टनर्ड विद 11 टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो IBM जिसका हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, इसने 11 जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, इंक्लूडिंग IISc बेंगलोर और IIT खड़गपुर, इनके साथ मिलकर एक साझेदारी की है। किस लिए? जो भी क्वांटम कंप्यूटिंग है इसके रिसर्च को जो है इसमें तेजी लाने के लिए। और IBM की अगर हम बात करें तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर्स मैंने बता दिया यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके CEO और चेयरमैन है अरविंद कृष्णा। सेहत पोर्टल क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सेहत पोर्टल का मतलब है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन इस तरह का एक OPD पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हैं या फिर वेटरन्स हैं यानी पूर्व सैनिक, इनको टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रोवाइड कराना है। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स ये फिजिकली नहीं मिलते हैं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर जो चैटिंग ऐप्स होते हैं इसके थ्रू कांटेक्ट करते हैं। यानी जो पेशेंट है वो डिजिटली परामर्श लेता है और अकॉर्डिंगली डॉक्टर मेडिसिन लिखकर उनको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने ACCR पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड द ACCR पोर्टल। आप यहाँ पर देख सकते हैं किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च किया है। तो आयुष मिनिस्ट्री ने ACCR और साथ ही आयुष संजीवनी ऐप इसका 3rd वर्जन लॉन्च किया है। तो जो ये ACCR पोर्टल है इसका मकसद है कि आयुष फील्ड में जो रिसर्च एंड एनालिसिस से जुड़े जो डाटा है उसको प्रोवाइड कराया जाए पब्लिक को भी और जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी।
अगर हम बात करें फ्रेंड्स आयुष की, तो देखिए ये फुल फॉर्म होती है आयुष की। अगर इनके इनिशियल्स की हम बात करें तो ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। आयुष मिनिस्टर है किरण रिजिजू, क्योंकि इनको हाल ही में आयुष मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, क्योंकि जिनके पास ये डिपार्टमेंट है श्रीपद येशो नाइक, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से इनको किरण रिजिजू को ये मंत्रालय दिया गया है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन 9 नवंबर 2014 को हुआ था, ये भी आपको जानना चाहिए। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। तो इंडियन इकोनॉमिस्ट यानी भारतीय अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन। इनको स्पेन का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड दिया गया है। किस लिए? किस कैटेगरी में? सोशल साइंसेस कैटेगरी में। साथ ही 50,000 यूरोज का इसमें कैश प्राइज भी दिया जाता है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। आपको बता दें कि अमर्त्य सेन को नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस ये 1998 में मिला था और भारत रत्न से भी इन्हें 1999 में सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इन्होंने काम किया हुआ है। ये भी फ्रेंड्स एसएससी और अदर एग्जाम से पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन ने किस फील्ड में काम किया है, तो आंसर होगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और इनका कंट्रीब्यूशन सोशल चॉइस थ्योरी और इकोनॉमिक्स थ्योरीज ऑफ फैमिन्स, इसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। तो ये आप याद रखिएगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसके लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया था। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।